आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में स्वाध्याय के विद्यार्थी श्री रामपुरी जी उपस्थित हुए हैं। तो मैं केसर जी से कहना चाहूँगा कि रामपुरी जी को वो मंच पे लेके आएँ और ज़ोरदार तालियों के द्वारा रामपुरी जी का स्वागत किया जाए और रामपुरी जी पे पुष्प वर्षा भी की जाए। ये परंपराएं इसलिए कि जो विद्यार्थी व्याख्याता बनने के लिए अभी दौड़ में हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये चीज़ प्रेरित करेगी कि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन आप जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे तो इतना ही शानदार स्वागत है आपका रहना है। ये छोटी छोटी चीज़ें करवाने का उद्देश्य ये रहता है कि आप लोगों में एक उत्साह पैदा हो। आप जिस राह पे चल रहे हैं, थोड़ी सी थकान आप में आ रही है, वो थकान आपकी दूर हो जाए। और जब भी आप में किसी प्रकार की थकान आए, इस वीडियो को बार बार देखें, रामपुरी जी के स्वागत को आप बार बार देखें। और मैं केसर जी से कहना चाहूँगा कि माला पहना के रामपुरी जी का स्वागत करें आप, जो एक स्वाध्याय की परंपरा है उसके अनुसार। और इस तस्वीर को गौर से देखें, इस क्लिप को गौर से देखें। जिस दिन आप जो है व्याख्याता बनेंगे, यही स्वागत मैं आपका इस मंच पे करूँगा इसी गर्मजोशी के साथ में। इसलिए आप आज तक अगर आपकी पढ़ाई प्रतिदिन 9 घंटे की है तो आज से वो 10 घंटे की हो जानी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई 10 घंटे की है तो वो 11 घंटे की हो जानी चाहिए। और जिसको ये दिक्कत रहती है कि याद नहीं होता मैं, तो आज के इस वीडियो को 2-3 बार देखना, रिपीट कर करके। ये याद ना होने वाली बीमारी का आधा समाधान इस वीडियो को देखने से ही हो जाएगा। बोला ना, अब मैं इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए थोड़ा तेज गति से इसको आगे बढ़ाते हुए रामपुरी जी को यहाँ मंच पे बुलाना चाहूँगा कि आप यहाँ पधारें। आइए रामपुरी जी। तो आज वो एक छोटी छोटी बातें, जिन बातों को फॉलो करते हुए रामपुरी जी यहाँ तक पहुँचे हैं, इस व्याख्याता के लक्ष्य को इन्होंने हासिल किए हैं, उन्हीं पे अपने चर्चाएं करेंगे। संक्षिप्त परिचय में कुछ बातें जो है रामपुरी जी के बारे में मैं बता दूं, जो आपको पहले से ही पता है। और जब अपनी ये क्लास ख़त्म होने की दौर की तरफ थी, आज मैंने बड़े तेज़ गति से आपका पेपर जो हल करवाया। आपको भी ये लग रहा होगा कि गुरुजी को आज जल्दी क्या है। कईयों को मैंने ये भी बोला कि आज शनिवार है, घर में जल्दी जाना चाहता हूँ, इसलिए पेपर मैं हल करवा रहा हूँ। मैं पुनः बोल दूँ, मैं मेरे निजी कार्यों के लिए कभी क्लास को जो है डिस्टर्ब नहीं करता। आपका इसमें हित नहीं था। मुझे ये था कि अगर मैं हमेशा की तरह पेपर को हल करवाऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, उसी में से समय बचा के रामपुरी जी का इंटरव्यू आज करवाए जा रहे हैं। रामपुरी जी रहने वाले लूनकन सर के, आप लूनकन सर के शेखसर गांव है, बाकी शेरपुरा गांव है। बाकी सारा जो है अपने बारे में ये खुद विस्तृत रूप से बताएंगे। जितनी चीज़ें मैं इनके बारे में जानता हूँ कि एक तो इतिहास के विद्यार्थी के रूप में, और इतिहास के किस प्रकार के विद्यार्थी के रूप में, एक अनुशासित, नियमित, धैर्य, और एक चीज़ बड़ी विशेष थी कि चेहरे पे हमेशा एक तेज जो आता है, मतलब ऐसे लगता है ना कि कोई पास में बैठा ये कह दे कि क्या बात है, बुखार है क्या, मतलब इतना तेज जो है। और कोई व्यक्ति इनके काम से, यानी आपके साथ ही जब आपको ये कहने लग जाए कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, आपका सिलेक्शन होगा, यही बात रामपुरी जी के बारे में इस बैच में हुआ करती थी जब ये तैयारी कर रहे थे। और हमारे लिए बड़े आज खुशी की बात है, गर्व की बात है कि 330 रैंक के साथ में आज ये सफल हैं, चयनित हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनकी एकेडमिक एजुकेशन के बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि इनकी पढ़ाई जो है वो राजकीय विद्यालय में हुई है। और राजकीय विद्यालय से पढ़कर कोई विद्यार्थी पुनः राजकीय विद्यालय में, वो भी स्कूली एजुकेशन का सबसे बड़ा पद, और वो होता है स्कूल लेक्चरर, जो अपने आप में, जब हम स्कूलों में पढ़ रहे थे तो इस चीज़ को एक बार सोचते थे ना कि हम पढ़ लिख के लेक्चरर बन जाएंगे, तो एक बार डर सा भी लगता था कि हमने लक्ष्य कोई बड़ा तो नहीं रख लिया है, क्या इस लक्ष्य को हम पा लेंगे, अचीव कर लेंगे, इस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो राजकीय विद्यालय में व्याख्याता बन जाना, ये हम कहेंगे कि हमारे माता पिता जो है उनके पुण्य कर्म है, उनका आशीर्वाद है।
उसके वजह से हम इस पद पे पहुंच पाए हैं। 2017 में इन्होंने पहले पोस्ट ग्रेजुएट जो है ये हिंदी विषय से हैं और 2019 में इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट जो है इतिहास विषय से उत्तीर्ण की। तो एक हिंदी विषय का विद्यार्थी, उसके बाद में इन्होंने ये अपने लिए तय किया कि अब मुझे हिंदी विषय से व्याख्याता नहीं बनना है बल्कि इतिहास विषय से व्याख्याता बनना है। तो ये भी इनके मन में क्यों आया, ये भी हम इस इंटरव्यू के दौरान पूछेंगे। 2019 में एमए करने के बाद में तत्काल आने वाली जो वैकेंसी है 2021 की जो वैकेंसी है उसमें 22 में इनकी परीक्षा रही। तो यानी एक तेज़ गति से 19 में पीजी करना, 21 में वैकेंसी आना, 22 में एग्जाम होना और 23 के परिणाम में सफल हो जाना, तो स्पीडली बड़ी तेज़ गति से। तो दूसरा प्रश्न इनसे ये भी पूछेंगे भी ये आपने क्या ऐसा आपके पास में एक तोड़ था, जोड़ था जिसके कारण तेज़ गति से कि 19 में कोई व्यक्ति एमए कर रहे हैं और वो 23 में राजकीय व्याख्याता बन गया, उन चीज़ के बारे में अपनी बातें करेंगे। पारिवारिक परिवेश के बारे में बात करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे बड़ी जब खुशी होती है कि कोई किसान परिवार का बच्चा आके यहाँ कहता है कि मेरे पिता किसान हैं, क्योंकि मेरे पिता भी किसान हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। और रामपुरी जी के पिताजी भी किसान हैं। और हमने जितने भी इंटरव्यू करवाए हैं यहाँ पे 72 स्टूडेंट में से अब तक हमने लगभग 25 से 30 इंटरव्यू करवा दिए हैं। उनमें अधिकांशतः जो विद्यार्थी आते हैं वो पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में एक बात कहते हैं कि मेरे पिता जो है किसान है, किसानी पैसे से जुड़े हुए। तो इससे एक बात ये भी तय हो जाती है कि जिसके पिता किसान है तो उसने खुद ने भी किसानी कार्य किया है, उसने खुद ने भी किसानी कार्य किए। और रामपुरी जी की स्टेटस में फोटो अक्सर जब भी देखता था तो खेत में कभी ये फसल गुआर काट रहे हैं, कभी वो खेत में मिट्टी को खोद के जो चूल्हा बनाया जाता है उसमें चाय उबाल रहे हैं। तो एक फ़ोटो तो मैंने भी लगाई थी एक दिन, तो मैंने तो ऐसे स्टेटस के लिए लगाई थी, पर ये असलियत में है ना घर वालों की और हेल्प भी किया करते थे। ये भी हमें होना चाहिए कि जब भी हमें 2 दिन 3 दिन मिल रहे हैं बीच में तो हम परिवार में को काम में हाथ जो है वो बटाएं। तो आगे के इंटरव्यू में मैं रामपुरी जी आपसे जो बातें जानना चाहूँगा वो बातें ये रहेगी कि ये जो विषय हैं वो विद्यार्थियों के ये प्रश्न जो मैंने संकलन किए हैं कि पहले तो आप थोड़ा परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि पिताजी, भाई साहब जो क्या करते हैं, और उसके बाद में आगे की बातें अपने करेंगे। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए आदरणीय गुरुदेव सुमेर सर के सानिध्य में हमने ये अचीवमेंट प्राप्त किया, जिसमें हमें कै से लेकर के यहाँ तक जो सफ़र तय किया है और जिस भी दोस्त ने, गुरु ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान दिया है उसको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सफ़र की बात करते हैं तो शुरुआती मेरे पिता वैसे किसान ही हैं, खेती ही करते हैं, माता गृहिणी है, बड़े भाई साहब हैं वो काफ़ी बाद में लगे, जॉब लगे थे। लेकिन उनके जॉब लगने से पहले की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि शुरुआती दौर है वो हमारे गांव में प्राइवेट स्कूलें बहुत कम हुआ करती थी। और मैं जब गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ा था कक्षा 1 से 8 तक, तब हमारे गांव में कोई 10वीं तक गवर्नमेंट स्कूल नहीं था, केवल 8 तक गवर्नमेंट स्कूल था। और उसमें भी एक रोमांचकारी सफ़र ये रहा था कि कक्षा 3 में कोई विद्यार्थी फेल नहीं होता और मैं फेल हुआ हूँ कक्षा 3 में। कक्षा 10 में फेल होना, 12 में फेल होना वो एक अलग बात है, और कक्षा 3 में फेल होना वो भी एक रोमांचकारी है। तो कक्षा 3 में फेल होकर के मतलब पहली बार फेल का मैंने स्वाद चखा था कि वास्तव में फेल क्या होता है। उसके बाद में धीरे धीरे अपने कक्षा 10 पास किया, 11 में फिर वही सप्लीमेंट्री आ गई इंग्लिश में, वैसे भी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग थी तो सप्लीमेंट्री आ गई, और 12 तक गवर्नमेंट। उसके बाद में बीए किया, वो भी गवर्नमेंट से, डूंगर कॉलेज से। तो बीए के दौरान 2-3 आर्मी की भर्तियां देखी, उसमें मतलब मेडिकल तक, फिजिकल तक क्लियर हुआ था, लेकिन किसी मतलब कारण से चयन नहीं हो पाया। पहला उद्देश्य तो यह था कि मेरा बेल्ट की नौकरी में जाना, लेकिन 2 बार आर्मी से फेल होना। फिर बीएसएफ में एसएससी की मतलब जीडी की तैयारी की थी, मैथ साइंस वैसे ठीक थी, इस कारण एसएससी जीडी में 3 बार वहाँ फेल हो गए। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5 बार तो फेल हो गए। फिर देखा कि पुलिस में देखते हैं, मतलब बेल्ट का एक जाने का जज्बा था, तो 2 बार पुलिस में फिर फेल हो गए। अब उसके बाद ऐसे करते करते 15 आ गया, 15 में बीएड हो गई, पता ही नहीं चला कैसे हुई बीएड। उस दौरान मतलब घर में बड़े भाई साहब थे, वो सिलाई का कार्य करते थे, तो मैंने उनके साथ सिलाई का कार्य करना शुरू कर दिया।
पढ़ने में है नौकरी अपने को लगनी है नहीं, 7-7 बार एसफल हो गए हैं, पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी अपने को लगनी है नहीं, तो बीच में छोड़ दिया। बीएड हो गई, फिर एमए हिंदी से ऐसे ही फॉर्म भर दिया, मुझको ठीक है चलो एमए कर लेते हैं। हिंदी से एमए कर लिया, पता नहीं चला उसके बीच में, मतलब ये जो पुट्टी का काम देख रहे हो आप यहाँ पे, ये भी मेरा किया हुआ है। यानी गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, यहाँ तक कि ये पूरा का पूरा काम जो है मुझे आता है, अब भी आता है, ऐसी बात नहीं है भूल गए, अब भी आता है। टेलरिंग का काम भी आता है, लेकिन वो सब धीरे धीरे मतलब यहाँ तक इस इतना कार्य करने के बाद में जब हमें यह पता चला कि ये तो स्थायी नहीं है, 10 दिन काम चल गया, 20 दिन घर पे बैठ गए। उसके बाद में 2018 में बड़े भाई साहब का सेकंड ग्रेड एसएसटी विषय से चयन हुआ। तो उससे पहले ये काम छोड़ के दूध वाला धंधा भी शुरू कर दिया था, उसमें भी सफल नहीं हुए। फिर वापस से जब 2018 में बड़े भाई साहब का सिलेक्शन हुआ सेकंड ग्रेड से, ऑल राजस्थान शायद उनकी 67 रैंक थी, अच्छी रैंक से, तब दिमाग में एक विचार आया कि इनका सिलेक्शन कैसे हो गया। मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन हो गया अच्छी बात है, इनका सिलेक्शन कैसे हो गया, हो कैसे गया। बाद में मतलब 2-3 दिन घर पे रहे तो सभी मतलब खुशी महसूस किया। मेरे को ऐसे लगा कि इनका सिलेक्शन हो गया और हम यहाँ बैठे। 2018 की बात है, और हिस्ट्री से, हिंदी से जब मैंने एमए की तो उसमें 48% बने। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा पता था कि नेट नहीं दे सकते आप। फिर अपना इतिहास में, इतिहास से पीजी किया 2019 में। उससे पहले मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए जोधपुर उत्कर्ष गया था। वहाँ पर क्या पढ़ाया, क्या घटना घटी, क्या मेरे समझ में आया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। वहाँ से वापस आ गया मैं यहाँ पे, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में दिया, पता ही नहीं चला भी मेरिट कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद में फिर भी मैंने ये सोचा कि एक बार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं। तो थोड़ा सुमेर सर के बारे में बता देता हूँ। तो हमारे गांव के साथी थे रामनिवास, उन्होंने बताया कि सुमेर सर से मिलो आप, वो अच्छी तैयारी करा सकते हैं। नाम सुमेर सिंह शेखावत। मैंने ऐसा सोचा कि तकरीबन 50-55 की उम्र तो है ही है, तकरीबन 50-55। सुमेर सर सिंह मतलब शेखावत बता रहे थे। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम देखते हैं कि कोई 6 फुट लंबाई का आदमी होगा, आंखें उसकी बड़ी लाल लाल होगी, बड़ी बड़ी मूंछें होगी। और मैंने सोचा 55 के लगभग होंगे, नाम से इसे पता चला था। फिर बाद में यहाँ आए थे हम 6 मार्च 2019 को एडमिशन लिया था भाटिया आश्रम सर के सानिध्य में। तब सर आकर के क्लास लेके चले गए। तब मेरे साथ बैठे थे, उसने, मैंने पूछा भाई सुमेर सिंह जी आए नहीं? बोले वो तो चले गए। चले कहाँ गए? बोले क्लास लेकर के चले गए वो तो। अच्छा यही थे क्या सुमेर सिंह जी? अच्छा फिर बता चल। फिर बाद में सर बसे बाहर मिला, सर को कॉपी भी मैंने वो नोट्स दिखाए थे भी, ऐसे सर मैंने नोट्स बनाए हैं। सर ने वो मतलब ग्रीन पेन से जो मार्क किया था वो रजिस्टर मेरे पास आज भी सुरक्षित पड़ा है, ग्रीन पेन से, क्योंकि मेरे मन में जहन था कि ग्रीन पेन अचीव करना। और सर ने जो मार्क किया था कि आपने ये अच्छा किया, ये अच्छा किए, तो वो सुरक्षित रजिस्टर पड़ा है मेरे पास अभी भी। उसके बाद में 9 महीनों की तैयारी में, उसमें पिछले वाली जो 2020 वाली फर्स्ट ग्रेड थी उसमें हो नहीं पाया था, डबल में हुआ था और 1.37 से रह गया था, फिर फेल। यानी अभी तक जीत का स्वाद चखा ही नहीं, फिर फेल पे फेल, फेल पे फेल। 7 बार बेल्ट की नौकरी में, मास्टर की नौकरी में, फिर लेक्चरर की नौकरी में। उसके बाद में रीट आई, तो रीट में कुछ सर के सानिध्य में मैंने अध्ययन किया था 2021 में। उसमें 129 नंबर आए थे। तब लगा था हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन वो क्या 37 दिनों में रिजल्ट आया और 45 दिनों में वो भर्ती रद्द हो गई, पता ही नहीं चले क्या हुआ। लेकिन मन में एक उद्देश्य था कि टारगेट ग्रीन पेन, मन में वही उद्देश्य था जो 2019 में लेके आए थे कि टारगेट ग्रीन पेन कैसे अचीव करें। फिर 7 अक्टूबर को यहीं ओपनिंग हुई थी और सर के सानिध्य में हमने तैयारी की थी। इस तैयारी के दौरान मेरे रूम पार्टनर रहे थे राकेश जी, हेतराम जी, फरसाराम जी, जिनका किसी कारणवश चयन नहीं हो पाया, और भी साथी थे। तो हमारा जो रूम था, बता देता हूँ, 10x10 का रूम था, शायद हेतराम जी ने आपको बता दिया होगा। 10x10 का रूम था और उसमें से जो बेड था उससे बाहर, नीचे उतरते हैं तो रूम से बाहर ही आते हैं, मतलब इतना रूम था। उसमें हम तीनों रह के तैयारी की थी सर के सानिध्य में, सभी मित्रों के साथ। स्वाध्याय के जितने भी प्रिय केसर जी राव, सुरेंद्र जी और जितनी भी पूरी स्वाध्याय टीम की थी, उसके सहयोग के बदौलत हमने यह पद हासिल किया था। बड़ी रोचक बातें रामपुरी जी बीच बीच में बता रहे हैं, और भी जानेंगे। तो जो बातें ये बता रहे हैं कि जब
जगह तभी सवेरा वाली बात है। मतलब पढ़ाई के ट्रैक से बिल्कुल हट गए थे। मतलब ये पुट्टी का काम करना, दूध का काम करना, पढ़ाई का और इनका कोई मेल नहीं है। हाँ, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो कुछ पढ़ाई से रिलेटिव है। मतलब ये फील्ड ही अलग है, वो फील्ड टेलरिंग का फील्ड वो भी अलग है। इसमें घर वालों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, बड़े भाई साहब का, उन्होंने सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया। तभी हम मतलब सभी को पता है कि विद्यार्थी जीवन में जब तैयारी करते हैं तो आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें कितना भेज रहे हैं और कैसे मैनेज करके भेज रहे हैं। घर वालों की वो भी एक मतलब महानता है कि हमें मतलब बार बार असफल हो रहे हैं फिर भी हमें पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था यहाँ तक के सफ़र में। तो रामपुरी जी से आगे जो बातें बताई उनको वापस अपने एक बार चर्चा करेंगे, पर मुख्य चीज़ जो है कि आप जो विद्यार्थी बैठे हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं, राजस्थान भर में जो भी विद्यार्थी व्याख्यातक या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी जानेंगे। तो एक व्यक्ति बिल्कुल नया विद्यार्थी है जिसने ये आज ही आपका वीडियो देख के और ये सोच लिया कि अब मैं जो है प्राइवेट स्कूल में लगा हूँ और वो कार्य मैं बंद कर रहा हूँ, पूर्णतः तैयारी करूँगा। तो फ्रेशर विद्यार्थी उसके लिए न्यूनतम और अधिकतम एक समय अवधि कितनी मानते हैं और कितने अटेम्प्ट जो है कि आप मानते हैं कि चलो प्रथम एक अटेम्प्ट, अगर विषय की तैयारी अच्छी नहीं है तो एक अटेम्प्ट लग सकता है। क्योंकि अक्सर मैं ये कहता हूँ कि स्कूल लेक्चरर का पद अब आरएस के मुकाबले ये भी कम पद नहीं है। जैसे आपका रामपुरी जी का मैं आपको उदाहरण दूँ, ये भी कह रहे हैं कि एक प्रयास वैकेंसी 2020 का एक प्रयास इन्होंने देखा है। हम सिर्फ नाम पढ़ते हैं कि रामपुरी, गोस्वामी, रैंक 330, सेलेक्ट हिस्ट्री, पर आपने ये संघर्ष पहले जाना था क्या? नहीं जाना ना। तो हम तो ऐसे ही जान लेते हैं कि ठीक है जी व्याख्याता बन गए, पर इनके स्ट्रगल को देखो। ये वीडियो जो बनाने का, अपलोड करने का उद्देश्य ये होता है कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनका उत्साह कभी गिरे नहीं। वो भी देखें कि आपके जो बड़े हैं, आपके जो सीनियर है, जो इस पद पे पहुंचे हैं, पहले एहतराम जी का वीडियो रहा वो भी इसी प्रकार का था, राकेश जी का वीडियो था वो भी इसी प्रकार का था, ममता जी यादव को देख लें आप। यानी हर एक विद्यार्थी को आप जो अब सफलता में है उसको आप देखेंगे तो उनकी एक संघर्ष की एक लंबी कहानी है। तो नया विद्यार्थी रामपुरी जी अगर कार्य आरंभ करे तो आप कितना समय मानते हैं कि तब वो ठीक ठाक है, पर वो अपना 100% दे तो क्या 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने समय वो अपना 100% देगा? मेरा मानना ये है कि मैं पढ़ाई के ट्रैक से बिल्कुल हट गया था और मात्र 9 महीने की तैयारी में फर्स्ट ग्रेड में डबल में मतलब सिलेक्शन हो गया था और फाइनल मेरिट में 1.37 में रह गया था। तो मेरा मानना है कि यदि ईमानदारी से पढ़े, 12-13 घंटा यदि ईमानदारी से पर डे पढ़ता है, ईमानदारी का मतलब 12-13 घंटा पढ़ाई का मतलब 12-13 घंटा पढ़ाई, अगर ये करता है, क्योंकि वो मैंने 9 महीने में केवल मेरी एवरेज रही थी 13-14 घंटा, और एक रूम पार्टनर 2 थे और दोनों में से एक का चयन हो जाना और एक का नहीं होना, वो तो फिर आप दुखी, नहीं तो दुखी प्रकट कर सकते और नहीं खुशी मना सकते। एक का होना और एक का 1.37 से रहना। साथ ही ये नहीं कह सकता कि चल रामपुरी आज पार्टी करते हैं, ये नहीं मतलब उस समय तो 10 दिन तक माहौल ही ऐसा बन जाता है पूरे घर में और आपका भी कि मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल असफल ही असफल, असफल ही असफल। तो 10 या 12 महीने की यदि ईमानदारी से पढ़ते हैं, 12 महीना रेगुलरिटी, पर मेरी ये सबसे बड़ी थी कि मेरे क्लास रेगुलर आना है तो आना है, बड़ा पेपर हो छोटा पेपर हो प्रत्येक पेपर देना है। और अभी भी मेरे पास सुरक्षित पड़े हैं पूरे के पूरे पेपर, ऐसे नहीं है कि सिलेक्शन हो गया आप चलो छोड़ देते हैं, नहीं, पूरे के पूरे पेपर बंडल पूरी बहुत 2 फाइलें हैं, दोनों सुरक्षित हैं। तो ये मतलब आप अगर तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम मान के चलो 12 घंटे पर डे के 12 घंटे, 10 या 12 घंटे तो होने ही चाहिए यदि आपका मिशन टारगेट ग्रीन पेन है। तो उद्देश्य यदि आपके मन में ये है कि नहीं ये तो होगा नहीं, सेकंड ग्रेड में जाना है, या फिर इतने दिनों से होगी नहीं, या फिर नई सरकार आ गई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी 100% आएगी। आपको काम करना है ग्रीन पेन पे, तो आप 100% अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। यदि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं कि मुझे 3rd ग्रेड में जाना है, 2nd ग्रेड में जाना है, नहीं, मतलब टारगेट अपने को फिक्स है, ग्रीन पेन अचीव करना है तो ग्रीन पेन अचीव करना है। यानी मैं भी यहीं बैठता था और दूरी कितनी थी, सिर्फ 1 फीट की। इस 1 फीट को दूरी को कम करने के लिए मुझे मतलब 1.5 साल लग गए। मतलब समय भर्ती आई, रिजल्ट आया, टाइम लग गया 1.5 साल, और फर्क सिर्फ 1 फीट का है। यहीं बैठा करता था मैं फ्रंट की पंक्ति में आगे। और हमारा जो ग्रुप था उस ग्रुप में हम लगभग सिलेक्ट हो गए थे, लगभग। फरसाराम जी है, किसी कारण से नहीं हो पाया, मतलब पढ़ाई में कोई कमी रह गई होगी, और इनका भी अच्छा सहयोग रहा हमारे साथ में।
मतलब लाइब्रेरी में इनके साथ खाना पीना, वहीं रहना। तो रामपुरी जी जो बात कह रहे हैं, मैं उस बात को पुनः दोहरा दूं कि मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आप ये हौसला अपने अंदर बना के रखें। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो आप देखें कि आपके माता पिता ने कितने पुण्य कर्म किए। इससे पहले तक की लड़ाई उनकी खुद की थी कि मान लो यहाँ तक पहुँचाने तक की तो लड़ाई उनकी थी। ठीक है, पढ़ना हमें था, हम पढ़ते रहे, वो बातें अलग रही है, पर उन लोगों ने कितना कुछ सहा इस चीज़ के लिए। अब जब बात हमारे पे आ गई, उन्होंने कहा बेटा आप जाइए, बेटे आप जाइए, अब आप जो है प्रूव करके दिखाइए खुद को, तब हम ऐसे निराश हो जाए। उनको फ़ोन करते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा। कौन कौन है इतने जो सबसे बड़ी बात यही आती है कि सर मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। ये आप उनको कमज़ोर कर रहे हो। एक माता पिता को कोई बेटा बेटी अगर फ़ोन करेगा, बाहर गया 200 किलोमीटर, उसने फ़ोन किया मेरा मन नहीं लगेगा, तो क्या कहेंगे वो? ये कहेंगे बेटा मन नहीं लग रहा तो घर आ जाए, यही कहेंगे। पर आपका दायित्व तो बनता है कि आप उनको कहें मन नहीं लग रहा। रोटी यहाँ तो ख़राब सी देते हैं, चाय तो कम उबली हुई मिलती है, और दाल में तो दाल कम पानी ज़्यादा। ये मैं हमेशा सुनता हूँ। और ये मान लें अभी तक तो दाल में पानी, पानी में दाल मिल तो रही है, पर जब उनका हाथ हटेगा ना और आप नौकरी नहीं लगे होंगे तो देखना पानी पानी होगा, पानी पानी होगा, पानी पी पी के काम चलाना पड़ेगा। और आजकल तो ये हो गया, पहले तो भले लोग हुआ करते थे कि वो प्याऊ बना दी, लोग सेवा किया करते थे बस स्टैंड पे कि बसों के अंदर पानी के डिब्बे चलाया करते थे। अब रिवाज आ गई, डिब्बे 20 रुपए वाली बोतल आती है ऐसे, और 20 रुपए है तो खरीद लो। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। पिछले 10 साल देख लो, अगले 10 साल में परिवर्तन इससे दुगना होगा। पूरा अर्थ युग आ जाएगा। आपके जेब में 2000 रुपये ऊपर की जेब में होंगे तो रात को आप सो पाएंगे नहीं, सो नहीं पाएंगे। आप क्यों नहीं सो पाएंगे? घर में सारे भूखे बैठे हैं, आप भूखे हो। भूखे व्यक्ति को नींद आ सकती है? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती ना। तो ये बातें बहुत देरी से समझ में आएगी। इससे अच्छा है कि इनको अभी आप समझें, इन बातों पे आप कार्य करें। तो रामपुरी जी से एक बात जो मैं जानना चाहूँगा, सब विद्यार्थियों के मन में, यहाँ बैठे हैं उनके मन में भी है, जो विद्यार्थी अभी सोच रहे हैं कि अभी अपने ये बैच जो है 4th बैच चल रहा है इनका, और अभी ये 25 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। 1 जनवरी को नया बैच अपने रन करने जा रहे हैं। तो हो सकते हैं बहुत से विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, उनके मन में भी ये बात है कि 1 जनवरी से हम स्टार्ट करें। तो शेड्यूल को किस प्रकार से करना है मैं तो बताता हूँ, वो बातें तो अलग है, पर आपके लिए शेड्यूल कितने से उपयोगी रहे या इनको आपने किस प्रकार से फॉलो किया, नए विद्यार्थी को कैसे शेड्यूल सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, वो बातों पे आप थोड़ी चर्चा करें। इसमें यदि इतिहास विषय की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो लगभग ये जो आपको सानिध्य मिले इससे दूर कहीं भागने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ से पेपर जो आपको मिलते हैं पर डे या फिर आपका बड़ा पेपर मिलता है, उसमें मान के चलो आपको एक तो क्लास की रेगुलरिटी होनी जो ज़रूरी है। सही फर्स्ट पेपर हो या फिर सब्जेक्ट का पेपर हो, दोनों का अहम योगदान रहता है इसमें। आपको क्लास की रेगुलरिटी, डेली क्लास आना। सर के बारे में बता देता हूँ कि एक बार बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कॉल किया था कि सर आज बारिश हो रही है तो क्लास को, बोले किस लिए? क्लास किस लिए हो? बारिश हो रही है तो होने दो, अपने को क्लास में आना है। रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज़ है। यदि आप रेगुलरिटी गांव गए हो 5 दिन, अगर घर में जाकर भी आप 2 घंटा 2.5 घंटा अध्ययन करते हो तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। और क्लास की रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसमें आपको जो छोटा पेपर मिलता है उसमें एनालिसिस किया है मैंने। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपको पेपर मिलता है, उसमें एक क्वेश्चन होता है और उसमें 4 ऑब्जेक्शन होते हैं। वैसे 5 क्वेश्चन आपके ऑप्शन होते हैं, 5वां तो नन ऑफ द अबव होता है, लेकिन जो 4 होते हैं उनमें से एक सही उत्तर होता है। आपने मान लिया कि वो एक ही क्वेश्चन है, नहीं, उसमें 4 क्वेश्चन हैं। वो जो आपको 3 और क्वेश्चन है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, वही तो एनालिसिस। 4 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, एक तो उत्तर सही है, लेकिन जो बाकी के 3 हैं उनके और उत्तर खोजिए। वो क्यों दिए है? सर ने दिए यहाँ पे, जैसे भारत में मतलब दिल्ली राजधानी है वो कब स्थानांतरित करी? सभी को पता है 1912 में की थी, लेकिन उसके साथ सन क्या है? 1911 है, 12, 13, 14, 11, 13 और 14 की क्या क्या घटनाएं। और दिल्ली में की है तो किसने की है? जॉर्ज पंचम ने की है। उससे पहले कोलकाता कब बनाई गई थी? मतलब ये सारी चीज़ें आप छोटे छोटे पेपर में नोट्स के रूप में बनाएंगे। मतलब 1% आपको 7-8% दे के जाएगा। यहाँ से ये मत करना कि आप यहाँ पे 70 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, नहीं, 1% के 4-4 ऑप्शन लेके जा रहे हैं आप, 4-4 क्वेश्चन लेके जा रहे हैं। उसको एनालिसिस करेंगे, बड़े पेपर में एनालिसिस करेंगे इसी प्रकार कि कौन कौन सी हमने मेजर गलतियाँ की है, कौन कौन सी छोटी,
और रही बात जो एग्जीक्यूशन है, वो तो होते ही हैं गलत, वो नहीं होने चाहिए। मेरे भी बहुत हैं, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म स्थान कहाँ है, वो क्वेश्चन मेरा गलत है। इससे एग्जीक्यूशन क्या हो सकता है? वो अपने को नहीं करना है, लेकिन होते हैं एग्जीक्यूशन गलत होते हैं, उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन को बारीकी से अपन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीज़ रह जाती है। उसके बाद में दिन के जो शेड्यूल है उसको 8, 8 और 8, मेरा शेड्यूल बता रहा हूँ, किसी पे सूट करे या नहीं करे। 8, 8, 8, सुबह 6 बजे लाइब्रेरी जाना, 6 से 12 कंटिन्यू। उसके बाद में 12 से लेकर के 3 बजे तक रेस्ट, 3 से फिर 6 बजे तक लाइब्रेरी, 6 बजे या 5:30, 5 बजे क्लास, 8 बजे तक बिल्कुल फ्री। 8 बजे से बाद में कंटिन्यू रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, जितने जिसको सूट करता है। मतलब तकरीबन 12 बजे तक हम पढ़ते थे, एहतराम जी और मैं लास्ट में 12 से 1 या 1:30 बजे के बीच में मैथ निकालते थे, क्योंकि मैथ मेरी ठीक थी और आज भी ठीक है। तो हम 12 बजे के बाद में लगभग 1-1:30 बजे तक मैथ निकालते थे या रीजनिंग निकालते थे। तो लगभग 1:30 सोते, रूम जाते तब तक 2 बज जाते थे। 2 से लेकर के 6 बजे तक 4 घंटा और 2 घंटे दिन में, 6 घंटा नींद बहुत होती है विद्यार्थी के लिए, मैं तो कहता हूँ काफ़ी होती है। और पढ़ाई का जो अभी समय चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च सबसे बेस्ट समय। और गर्मी में तो पिछली बार ऐसा हालात हुआ था, 4-4 दिन लाइट नहीं आई थी, फिर भी हम डटे रहे थे। 4 दिन लाइट नहीं आना बहुत भयंकर, यानी कि यहाँ तो मच्छर इतने हैं कि यदि छत पर सो रहे हैं तो वो सुबह तक आपको घसीट के नीचे ले आएंगे, ये कंडीशन हो जाएगी। 4-4 दिन लाइट नहीं आना, फिर भी हम डटे रहे। यानी संघर्ष आपको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बस आए 6 महीना पढ़े और लेक्चरर की सीट ले गए, नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा बिल्कुल। वो दिन मुझे आज भी याद आ रहे हैं, वो 4 दिन। अब कईयों को सुनने में बड़ा आसान लग रहा है कि 4 दिन लाइट नहीं थी। सिर्फ ये 5 सेकंड में कही हुई बात है कि सूरतगढ़ में 4 दिन लाइट नहीं थी, वो भी मई जून के महीने। हालात देख लें आप, क्या उस समय जिसने सरवाइव किया, जो यहाँ टिका, वो ही लेक्चरर है। और आधा सूरतगढ़ खाली हो गया था, आधा सूरतगढ़ छोड़ के चले गए थे, खाली हो गया था। मई जून के महीने में लाइट नहीं हो, क्या हालात हो सकती है, तो ये सोच के देखें। उसके बाद में अपन जो यहाँ पे रैंक देते हैं, कई बार क्या 15 दिन तो अच्छे से पढ़ लिए और रैंक बढ़ी आ गई, टॉप 10 में आ गए या टॉप 5 में आ गए, फिर क्या होता है एकदम ढीले हो जाते हैं। ठीक है, अच्छी चल रही है अपनी तैयारी, कोई बात नहीं। रैंक एक जैसी रखनी जरूरी है। आप टॉप 10 में आ रहे हो तो उसको निरंतरता बनाए रखो। यदि आप निरंतर नहीं बना रहे हो, कभी 100 पे जा रहे हो, कभी 10 पे आ रहे हो, कभी 200 पे जा रहे हो, नहीं, निरंतरता होनी जरूरी है। आप जैसी पढ़ाई है कर रहे हो उसमें निरंतरता, आप टॉप 20 में आ रहे हो तो 20, टॉप 10 में आ रहे हो तो टॉप 10 में रहनी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा फर्स्ट रैंकर बनो यहाँ पे, नहीं, जो आपकी रैंक आ रही है उसमें समानता, इक्वलिटी रखनी बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी मतलब जो आ रही है, हाँ 1, 2, 4 ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो रहनी जरूरी है। उसके बाद में मैं एक अलग बात बता रहा हूँ आपको, संडे के दिन का शेड्यूल का लगभग ऐसे रहता है कि हाँ आराम करेंगे, कपड़े धोने हैं, रेस्ट करना है, तो ये सब रहता है क्योंकि हम सभी बाहर से रहते हैं। तो संडे के दिन की एक अलग स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ कि हमने अपनाई थी। वो हैदराम जी, मैं, राकेश जी, संडे की आप चाहिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक तो गवर्नर जनरल वहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, 34 हैं, उनको दोहराना है आपको। 7 डेज फाइल, वो लिख लीजिए आप, अलग फाइल हमारे पास भी है 7 डेज फाइल। 7 डेज फाइल लगा के उसमें मेंशन कर लीजिए गवर्नर जनरल अपने को पढ़ना है तो पढ़ना है। कांग्रेस के अधिवेशन क्वेश्चन देके जाएगा, फर्स्ट में भी और सब्जेक्ट में भी, बिल्कुल वो पढ़ना है। संडे को फिक्स है, ये पढ़ना ही है, चाहे टाइम अपने पास हो या न हो। वैसे टाइम तो पढ़ने से कभी मिलता ही नहीं, ये नहीं कि अब फ्री टाइम है आराम से। उसके बाद में आर्य की सारणी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्य की सारणी। आप 7 दिनों में नहीं, यदि 3 दिनों में आर्य की सारणी पढ़ रहे तो वो सबसे बेस्ट है। 7 दिनों में तो उसको रिवीजन करनी ही करनी है। आर्य की जितनी भी 167 या 68 लगभग इतनी सारणियाँ हैं, वो पूरी की पूरी आपको संडे को रिवीजन करनी है, टाइम आपको मिले या नहीं मिले। उसके बाद में जैसे आंग्ल मराठा युद्ध है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। आंग्ल सिख युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध है, जो भी घटनाएं हैं आपको वो 7 डेज 7वें दिन जो संडे है उसमें आपको वो दोहरानी है। वहाँ से मान के चलो आपके 10 से 15% डायरेक्ट जंप करोगे, वहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये मैंने किया है। 7 डेज फाइल, टाइम मिले या नहीं मिले, लेकिन आप उसको ज़रूर मतलब ट्राई करके देखना। 2 महीने या 3 महीने आप 7 डेज वाली फाइल लगा के ट्राई करके देखना उसमें, कि बताया था कि इसमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है। और आर्य की सारणी, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध
और गवर्नर जनरल जितने भी है उनकी प्रमुख घटनाएं, ये चीज़ें यहाँ से आपको प्रश्न पुट मिलेंगे। यहाँ तक कि बड़े पेपर होते हैं लगभग मिल ही जाएंगे आपको। और जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है वो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दे के जाएगी। मेरे साथ 2 बार ऐसा घटनाक्रम हो चुका है, 2020 वाली भर्ती में और इस 2022 वाली भर्ती थी उसमें भी, क्योंकि एनसीईआरटी हिस्ट्री में 45 अबव प्रश्न आना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस बार 43 या 45 के बिल्कुल। एनसीईआरटी हिस्ट्री जो अपन मानते हैं कि मौर्य काल हमने पढ़ा है, आता है, गुप्त काल बहुत पढ़ा है, बचपन से पढ़ रहे हैं, आता है ना, महाजनपद काल, 16 जनपद काल, जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं, नहीं उसको बारीकी से अध्ययन कीजिए। वहाँ से प्रश्न आपको बहुत देखे जाएंगे, बहुत प्रश्न आएंगे एनसीईआरटी थे। मॉडर्न और मेडाइवल में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो सरल है, याद भी हो जाएगी। और मॉडर्न में तो ज़्यादातर डेटे हैं तो डेटे लगभग याद हो जाती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन एनसीईआरटी हिस्ट्री में पिछली बार मैंने मात खाई थी एनसीईआरटी हिस्ट्री में, और विश्व इतिहास में 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 18-19 सभी के सही हो जाते हैं। इतना टफ मैं मानता नहीं हूँ भाई। मेरे 17 हुए थे तो कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन जैसे नेपोलियन वाला या कोई गलत हो जाता है या 1-2 क्वेश्चन हार्ड आता है उसको हम छोड़ना पड़ता है। और एक रही बात कि अपन सिलेबस के साथ एनालिसिस कर रहे हैं कि ये हमने पढ़ लिया, जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है उसको आप या तो फिर पार्ट छोटा है, वो बड़ा पार्ट है तो उसको आप यदि कट करना चाहते हैं तो आज ही कट कर दीजिए, उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। बहुत बड़ा पार्ट है, एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसकी जगह जो 7 डेज वाली मैंने सारणी बताई थी उसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने भी छोड़ी, मैं 450 पर काम नहीं किया था। मैं इंग्लिश नहीं आती थी, नहीं पढ़ा, लास्ट मतलब शुरू में 3-4 घंटे पढ़े थे, उसमें 2-3 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती थी, नहीं पढ़ा था। जो टॉपिक आपको फर्स्ट पेपर में ड्रॉप करना है वो अभी से ड्रॉप कीजिए। लगभग 70 नंबर पे आप काम कर सकते हैं फर्स्ट पेपर में, 70 क्वेश्चनों पर। ऐसे नहीं है कि मैथ भी छोड़ दूं, साइंस भी छोड़ दूं, सर ये तो रीजनिंग आती नहीं है इसको भी छोड़ दूं, नहीं। आप उसमें प्रयास करोगे तभी तो आएंगे ना। यदि आप उसमें औसत प्रदर्शन नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे आप आगे निकलोगे। ये जो हॉल दिखाई दे रहा है ना, 75+ लेक्चरर, स्कूल लेक्चर यहीं इसी विद्यालय हॉल में बैठे हुए थे। और यहाँ पे जो शख्सियत आपके सामने खड़ी है, सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। और हमने विश्वास किया था इन पे कि हमें लेक्चरर बनना है। मुझे आज भी याद है कि सर आते थे कि ग्रीन पेन अचीव करनी है, तो मैं कम से कम 7 या 8 बार यहाँ पर सर के हाथों से सम्मानित हूँ। ग्रीन पेन 7 या 8 बार। तो ऐसा मान के चलो कि हाँ मुझे ग्रीन पेन लेनी है, सर के हाथों से ग्रीन पेन लेनी है। ग्रीन पेन लेनी है मतलब लेनी है, उसके लिए आपको मेहनत 12 की जगह 14-15 जितना भी टाइम हो सकता है। और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। आप ऐसे सोच रहे हैं सर के पास कोई ट्रिक होगी, या जो नए नए सर आ रहे हैं अभी जो लेक्चर लगे हैं उनके पास कोई जादू की छड़ी होगी, नहीं। मेहनत करनी ही पड़ेगी जिसका कोई पर्याय नहीं है। उसके बाद में क्लास डेली आना, टेस्ट डेली देना, उसके बाद में रैंक, उसको भी आप मतलब डेली वाले में ऊपर नीचे हो सकती है। जो 14 दिनों के बाद बड़ा पेपर होता है उसमें सिमिलरिटी बनाए रखना जरूरी है। उसके बाद में कंपटीशन, आपका जो ग्रुप है उसमें कंपटीशन। सकारात्मक ऐसे नहीं कि यार वो तो रात को 2 बजे तक पढ़ता है, मुझे तो 12 बजे नींद आ जाती है, नहीं। उसके साथ सकारात्मक कंपटीशन होना चाहिए। हमारा जो ग्रुप था 10-15 का, सकारात्मक कंपटीशन था कि आज हमने क्या पढ़ा है, वो पढ़ा है। पढ़ने की शैली अलग अलग हो सकती है, कोई दिन में, कोई रात्रि को। वैसे मैं तो निशाचरी हूँ, रात को ही पढ़ता हूँ, तो वैसे अलग अलग शैली हो सकती है। उसके बाद में आपकी कंटिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास में रेगुलर आना, जो यहाँ से काम दिया है शेड्यूल फॉलो करना सबसे बड़ी चीज़ है। और शेड्यूल फॉलो यानी मैं आर्य को लगभग 11-12 बार पढ़ चुका हूँ, तो यहाँ से जो शेड्यूल देते हैं ना वो पूरा हो ही नहीं पाता, लेकिन अपने को पूरा करना है। पूरा कैसे करेंगे? जो हमने बार बार पढ़ा है उसको ड्रॉप कर दीजिए, या उसको थोड़ा जल्दी नज़रों से देख लीजिए। जो आपका पार्ट कमज़ोर है उसको अच्छा बनाइए। जी सर। जो चीज़ें रामपुरी जी बता रहे हैं उनको वापस क्लास में मैं भी रिपीट करूँगा, बताऊँगा। और जो 7 डेज वाली है ना वो आप ज़रूर अप्लाई करके देखना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपको 10 से 15 क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। चलो संक्षिप्त में 1 मिनट में अपने आगे इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। मैं कही हुई बातों को पुनः रिपीट कर दूं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास में जो विद्यार्थी उपस्थित हैं, 4th बैच ये चल रहा है, ये 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है। 1 जनवरी 2024 से पुनः 5th बैच को हम रन करेंगे।
तो जो भी विद्यार्थी जिनके मन में ये जिज्ञासाएं थी कि किस प्रकार ये कार्य हो रहे हैं, क्या टेक्निक रहती है, आप इस वीडियो के माध्यम से सब बातों को जान सकते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पहले आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। ये जो दूरी है, रामपुरी जी ने तो 1 फीट की बताई है, मैं कहता हूँ ये 1 फीट की है ही नहीं, जिसको इंच में भी नहीं नापा जा सकता। विज्ञान में कहे तो सबसे छोटी इकाई नैनोमीटर या जो भी रहे। पर आप ये माने कि ये जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ या रामपुरी जी खड़े हैं, आरपीएससी के द्वारा या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है यहीं रखा हुआ है, इसी जगह रखा हुआ है, ये मान के चले। और वो कैसे तय हो सकता है? अब ये मान लें कि ये लक्ष्मण रेखा ही है, ये पार करने में बड़ा जोर भी आएगा और आसान भी है। आसान कैसे है कि जो कार्य यहाँ बताया जाता है उसको ईमानदारी से आप करें तो ये बहुत आसान है। अगर उसको नहीं करें, पहाड़ बना के सामने बना लिया और ये सोचते रहें कि ये कार्य कैसा होगा, तो फिर अपने आप में इस लक्ष्मण रेखा को हम कभी पार नहीं कर पाएंगे। विश्वास जरूरी है। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा, आप किसी भी संस्थान में कार्य करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई लिखा हुआ नहीं है कि कोई विद्यार्थी यहाँ कार्य करेगा तो लेक्चरर बनेगा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप कहीं भी कार्य करें, राजस्थान के किसी भी कोने में कार्य करें, हो सकता है कि रामपुरी जी की अभी जैसलमेर पोस्टिंग है और इनके मिलने वाले जानने वाले जो जैसलमेर रह रहे हैं वो इनके टच में है, ये जो कार्य बताएं वो करें तो भी वो लेक्चरर बन सकते हैं। सिर्फ बात है एक आस्था की, कि जिस व्यक्ति पे आप विश्वास कर रहे हैं ना, उस पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए, एक अध्यात्म वाला विश्वास होना चाहिए। ये भी लगे कि होगा या नहीं होगा, तो फिर ये है कि दिक्कत ये है। 7 डे जो कार्य है, हमेशा मैं ये कहता हूँ अपनी तैयारी को आप स्मार्ट तैयारी बनाएं कि आप कुछ चीज़ें पर तक छांट के रखें कि हर 7वें दिन हम इनका दोहरान करेंगे। कुछ चीज़ें आजकल यूट्यूब में बहुत है, आपने खाना खा रहे हैं, आपने वीडियो लगा लिया, गवर्नर जनरल का लगा लिया, कांग्रेस अधिवेशन का लगा लिया, या आंग्ल मराठा युद्ध, जो भी ऐसी चीज़ें आप वीडियो लगा लो, ईयरफोन लगा लो, आप उनको सुनते रहो तो वो दोहराते रहेंगे बार बार। पुनः रामपुरी जी को एक बार बहुत बहुत बधाई जो है, और बार बार आपको बुलाते रहेंगे। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जल्दी जो है, जल्द ही हम ये सोच रहे हैं कि पहले आप सबकी नियुक्ति हो जाए। आपकी नियुक्ति होने के बाद में एक आशीर्वाद समारोह जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे, और उस आशीर्वाद समारोह में जो भी विद्यार्थी जो चयनित हो चुके हैं, जो व्याख्याता बन चुके हैं, उन सबको हम सम्मानित करेंगे उनको यहाँ पे। और अच्छी बात यही है कि इंटरव्यू के दौरान ही एक अच्छा सा समाचार हमारे बीच में पहुंचा है कि अभी तक जो है आचार संहिता की वजह से इतिहास व्याख्याता के नियुक्ति पत्र जो रुके हुए थे वो जारी हो गए हैं। तो देखो, समय चलता रहेगा, कार्य होते रहेंगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, फिर हमें नियुक्ति काउंसलिंग कब होगी, फिर नियुक्ति पत्र कब जारी होगा, यह कार्य विभाग का है, वो सतत चलता रहेगा। रामपुरी जी यहाँ खड़े हैं, चेतराम जी यहाँ पे हैं, राकेश जी यहाँ पे हैं, यानी इतिहास व्याख्याता 3 लोग जो है यहाँ उपस्थित हैं। फिर भी कार्य रुक नहीं रहा है, क्योंकि ये कार्य जिसने करना है वो विभाग सतत इसमें लगा हुआ है। तो आप में भी उत्साह, ये जोश जो बना रहेगा। तो अगली बार पुनः रामपुरी जी से मिलना जो होगा वो होगा हमारा ग्रीन पेन फेस्टिवल में, क्योंकि मेरी तो बड़ी उधारी तो वो तो पड़ी है अभी, क्योंकि अभी तक तो तैयारी होती रही। वो गुरु शिष्य परंपरा, और वो कहते हैं ना कि जब पांडवों की और कौरवों की शिक्षा पूरी हो गई तब उन्होंने बुलाया, वो आए कि सर गुरु दक्षिणा। तब उन्होंने कहा भी मेरे मन में एक टीस है, वो क्या है कि मुझे पांचाल राज्य जो है वो चाहिए। तो ऐसा पांचाल राज्य भी मैं आपसे मांग सकता हूँ। इस चीज़ के लिए तैयार रहें, क्योंकि ग्रीन पेन फेस्टिवल में जब आए और सामने बैठे हैं वो भी तैयार रहें। बिल्कुल सर, क्योंकि ये समारोह जो है अपने आप में अनोखा होगा। या तो राजस्थान इस पे आश्चर्य करेगा, ऐसा भी होता है क्या? ठीक है, तो ये रिकॉर्ड आप लोग ही बना सकते हैं। पुनः शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर।